गुड मॉर्निंग। जब कुछ अच्छा दिखता है ना तो मन करता है आपके साथ शेयर करें। ये मुझे मिला था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते ना, वो कल 12 घंटे की मजदूरी के लिए ज़रूर तैयार रहें। जब कल को आपके बीवी बच्चे हो जाएंगे ना, तो उनकी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए ना आपको एक एक रुपए के लिए समाज से लड़ना पड़ेगा। और फिर समझ में आएगा कि ये 12 घंटे या फिर 18 घंटे बीत जाएंगे, तब आपको कुछ पैसे मिलेंगे। फिर समझ में आएगा कि कितना लड़ता है आपका बाप, कितना परेशान होती है आपकी माँ कि आप खुश रह सको और आप पढ़ सको। उनके त्याग को इतना हल्के में मत लीजिएगा। वो ये पूरी ज़िंदगी यही सोच के गुजार देते हैं, कल को मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और यही सोचते सोचते वह इंसान बूढ़ा हो जाता है और आप अपनी ज़िंदगी जी लेते हो। ध्यान रखना, आज बहुत अच्छा समय है। जो भी पढ़ रहे हो पूरा फोकस करके पढ़ो, बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन अगर आज 6 घंटे भी नहीं लगा पा रहे हो अपने कापी किताब पर, अपनी पढ़ाई पर ना, तो कल को आपको 12 घंटे के लिए ऐसे कड़ी धूप में खड़े होकर मजदूरी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि वो जो समय था, जो सोने जैसा समय था, जो मैं सोकर गुजार दिया, उसे मैं चाहता तो हीरा बना लेता। फ़िलहाल कितना भी समझाऊँ, जिसको नहीं समझ में आना होगा नहीं समझ में आएगा। बाकी बहुत बच्चे समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। चलिए, आज छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट क्वेश्चन नंबर से मत देखिएगा। आपको 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन संविधान के मिलेंगे। और ये जो मैंने अभी इतनी देर लेक्चर दिया आपको, देखते हैं इस लेक्चर का कितना प्रभाव पड़ा आप पर और आपने उन 10 क्वेश्चनों में कितना सही किया है। चलिए शुरू कर ले। ईमानदारी से टेस्ट लगाइए और कमेंट बॉक्स में नंबर बताया करो, कंजूसी काहे करते हो। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये भी देख लो, फिर शुरू करते हैं। पढ़ो ध्यान से। एक दिन जीऊँगा खुद के लिए भी, यही सोचकर पिता ने सारी उम्र गुजार दी। ध्यान रखना, अपने लिए जी पाओगे तभी जब अच्छी जॉब हाथ में होगी। मेहनत करो, सबको मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए। बहुत लोग हैं दिन रात मजदूरी करते हैं, तब थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिलता है। आपको तो 24 घंटा आपके माँ बाप ने दिया है। दिन रात पढ़ो, सारी सुविधा मिली है, फ़ायदा उठाओ उसका, दुरुपयोग ना करो उस टाइम का। थोड़ा सा इसको देखो, आप पढ़ाई टेबल या कुर्सी पर करें, ना कि बिस्तर पर। एक घड़ी रखें पढ़ाई जब शुरू करें तो। पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर कोई विचलित करने वाला उपकरण आपके पास है तो उसे दूर रखें। जैसे मोबाइल है, जैसे आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो मोबाइल को थोड़ी देर फ्लाइट मोड पे रखो। 1 घंटे की पढ़ाई है, 1 घंटा मोबाइल फ्लाइट मोड पे होना चाहिए। तब आपका दिमाग ही नहीं जाएगा मोबाइल में कुछ आने वाला है, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट मोड में है, कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़ोगे। मोबाइल पर दिमाग लगा रहेगा या फिर किसी और चीज़ में दिमाग लगा रहेगा, मेरी बात मानो, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। उससे अच्छा है कि मत पढ़ो। ठीक है, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे ना, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, वो केवल दिखावे की पढ़ाई हो। वो उससे अच्छा है कि ना पढ़ो। आप 10 मिनट ही पढ़ो, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होकर। कंसंट्रेट होने का एक ही सिस्टम है, हर वो चीज़ उस समय बाहर रखो अपने दिमाग से जो उस पढ़ाई को विचलित कर सके। ठीक है, किसी के बारे में ना सोचो और मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, रेडियो टेलीविज़न जो भी हो दूर रखो, उसके बाद पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, नहीं तो आप तो सुनते सुनते मुझे थक जाओगे फिर सोचोगे क्वेश्चन कब शुरू करवाएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुनिए, आंसर सोचिए, हम आंसर बताएंगे, मैच कराइए, बताइए कितना सही हो रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपको 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से मिलेंगे, 5 क्वेश्चन संविधान से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हिपैरिन, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्राम्बिन, इनमें से कोई नहीं। सोचे, चलिए सोच लिए होंगे, पढ़ाया गया है, बताया गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आपको जब बताया गया होगा, रक्त ब्लड पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा, जब भी कहीं शरीर पे घाव लगता है, कट लगता है, तुरंत खून निकलने लगता है और उसमें से प्लाज्मा बाहर आता है। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। पढ़े होगे आप, लिखो, आपको लिखवाया गया होगा, सब चीज़ देखोगे तो। फाइब्रोनोजन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो तो कुछ तो बायोलॉजी पढ़े होंगे ना, उनको पता होगा कि फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को जमाने का काम करता है, खून का थक्का बनाने में मदद करता है। जबकि हिपैरिन जो होता है ब्लड में होता है, और हिपैरिन की वजह से ब्लड शरीर के अंदर नहीं जम पाता ना। प्लाज्मा का काम ही खून को जमाना, हिपैरिन क्या कर रहा है, खून को नहीं जमने देता। अगर हिपैरिन ना हो तो ब्लड शरीर में जम जाए और आदमी
आदमी क्या हो जाए, बर्फ़ हो जाएगा कड़ा होकर, एकदम मांसल हो जाएगा, हर जगह से खून ही कहीं से नहीं कटेगा तो खून ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आशा करते हैं सही किए होंगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हलवा क्वेश्चन है, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। मानव शरीर में निम्न में से किस एक हार्मोन के साथ साथ एक पाचक एंजाइम भी स्रावित होता है, मतलब निकलता है। मतलब पूछ रहा है वहाँ से एक हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। ऑप्शंस हैं प्लीहा, ग्रासनली, बृहदांत्र, बृहदांत्र और अग्नाशय। सोचिए, ऑप्शन तो बड़े सरल दिए गए हैं, आंख मूंद कर भी टिक करोगे सही हो जाएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अग्नाशय। आपको बताया गया होगा कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि में आती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं, यही बताया गया था। लेकिन हमने ये बताया था कि कुछ एक ग्रंथि ऐसी भी है जिससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं, तो उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि कौन हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अग्नाशय कहाँ मिलेगा, अमाशय के जस्ट नीचे। अग्नाशय से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा, कभी कभी होता है ना कि आपको निमंत्रण मिलता है तो जम के खा लेते हो, जैसे घर पे खाना खाते हो 2 रोटी खाते हो, लेकिन निमंत्रण मिला तो 10 रोटी तो मिलती नहीं वहाँ पर, वहाँ तो पूड़ी कचौड़ी मिलती है, तो वहाँ तो आप 10-10 20-20 खा जाते हो। जब ज़रूरत से ज़्यादा खा जाओगे तो शरीर में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगा और ब्लड में घुल जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे में इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि ब्लड को पतला करने का काम करता है। तो याद रखना वो कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, 3 एंजाइम निकलते हैं। बाकी एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि अग्नाशय से कौन 3 एंजाइम निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। एक घन मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, मिलीमीटर, बूंद के आसपास। तो कितने श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, 4,000 से 10,000, 2 लाख, 25,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख। सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 4,000 से 10,000। लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ बहुत कम होती है शरीर में, 4,000 से 10,000 ही होती हैं। अगर आप किताब रखे हो तो खोल के देखिएगा, यही मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन इतने बड़े हो गए हो, इतना तो पढ़ के ही आए होगे, कहीं ना कहीं तो इसको सुने ही होगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलत मत करना। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। हलवा क्वेश्चन है भाई, गलत तो हो ही नहीं चल सकता आपसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का छिलका, मतलब अंडे का छिलका देखे होगे ना, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। प्लास्टर जब बांधा जाता है किसी का हाथ पर, जब टूट जाता है तो प्लास्टर जो बनता है वही है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। देखे होगे आप लोग, अंडे का छिलका तो ज़रूर देखे होगे। चलो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी के, अब 5 क्वेश्चन संविधान से देखते हैं। आ जाओ देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वां, 46वां, 42वां, 52वां। सरल क्वेश्चन है, संपत्ति समझते हो ना। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 44वां संविधान संशोधन। देखिए, पहले जो संपत्ति था आपका मूल अधिकार था, आपका क्या हमारा भी था, सबका मूल अधिकार था। तो पहले संपत्ति मूल अधिकार था, लेकिन सरकार को काम करना होता था, बांध बनवाना है, बिजली प्लांट लगाने हैं, सड़क बनवाना, हाईवे बनवाना है, रेलवे ले जानी है, तो हर जगह सरकार की ज़मीन तो नहीं हो सकती ना। वो जिधर से जाएगा किसी न किसी की ज़मीन तो सामने पड़ ही जाएगी। और अगर सरकार उसकी ज़मीन लेने लगता था तो बोलते थे कि नहीं, मेरा संपत्ति तो मेरा मूल अधिकार है, मेरा मूल अधिकार आप छीन ही नहीं सकते। तो ऐसे में संपत्ति को मूल अधिकार से हटाना पड़ा। तो संपत्ति को 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई याद होगा आपको, वो करते हैं और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक देने का मतलब अनुच्छेद 300 का में रख देते हैं। ठीक है, तो ये विधिक अधिकार बना दिया गया कि अभी संविधान में है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार तो हैं कि जिनसे आपसे छीना नहीं जा सकता। बाकी अधिकार छीन लिए जा सकते हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते।
ठीक है। जब तक कोई बहुत बड़ा संकट ना हो तो संपत्ति के अधिकार को इसीलिए मूल अधिकार से बाहर निकाला गया। कौन निकाले? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन 1978। और कहाँ रखे? अनुच्छेद 300 का में रखे हैं। शुरुआत में हमें 7 मूल अधिकार मिले थे, बाद में जब संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया तो अभी 6 हैं। याद रहेगा ना? इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असली परीक्षा तो इसमें होगी आपकी। चलिए बताइए, मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, या फिर संसद? सोच समझ के बताइएगा। परीक्षा की घड़ी है, गलत नहीं होना चाहिए। बेईमानी, ईमानदारी आपके ही अंदर है, जो आपको सही लगे सही आंसर बताइएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आप इतना हमेशा याद रखिएगा, मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होते हैं। मतलब आप केंद्र में भी जा सकते हो, राज्य में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अक्सर जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पर ऑप्शन हमें हमेशा सर्वोच्च न्यायालय रखता है, उच्च न्यायालय नहीं रखता। मतलब ऑप्शन में उच्च न्यायालय रहता ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा बनाए ऑप्शन कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर तीसरे ऑप्शन में कह दे दोनों, तब हमेशा आप यही टिक लगाओगे कि दोनों। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन बनाए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद या फिर विधानमंडल, ऐसे 4 ऑप्शन करें, तब फिर आप उसमें तो किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। तब आप हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के चुनोगे। लेकिन जब अगर ऐसा ऑप्शन बने जैसे कि इस सवाल में ऑप्शन बना है कि ए और बी दोनों, तो आपको यही पर टिक करना पड़ेगा और वह दोनों, मतलब मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हल करने के तरीके समझो। आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर जाओगे, बस तरीका पता हो कैसे हल करना है, समझना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? 20, 21 से 22। हलवा क्वेश्चन है। हलवा बोल सकते हो, लड्डू बोल सकते हो, बर्फी, पेड़ा, जो भी बोलना है बोल दीजिए। बताइए कौन सा अनुच्छेद था? याद है? याद होगा आपको, लेकिन जो मैं और इसमें पूछूंगा वो शायद ना हो याद हो आपको। चलिए पहले इसका आंसर तो बता दें। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 21 ए में ये रखा गया है, अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मूल अधिकार है। उनको पढ़ने जाने देना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। उनका मूल अधिकार है, छीना ही नहीं जा सकता। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आप उस बच्चे को उसके कान में बता दीजिए कि शिक्षा तुम्हारा मूल अधिकार है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम न्यायालय चले जाओ। वो न्यायालय चला जाएगा ना, तो उनके मम्मी पापा को उसे पढ़ाना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ाएंगे तो जेल हो जाएगी। पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो आप किसी बच्चे को उसका हक दिलवा सकते हो, क्योंकि बच्चा, देखो कोई भी बच्चा हो, आपके घर का हो, अगल बगल का हो, कहीं का भी हो, उनके बच्चे हैं, उन्हें बचपन में नहीं पता होता है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है, उनके विकास के लिए कितना ज़रूरी है। जब वो बड़े हो जाते हैं ना, दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं ना, तब उनको लगता है कि बचपन में कोई समझाया होता मुझे, तब उनको लगता है किसी ने सही दिशा दिया होता, आज मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। लेकिन क्या हो, अगर वही सही समय पे कोई संभाल ले उनको और उन्हें बताए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बेटा इधर उधर ना भटको, अभी पढ़ाई पे फोकस कर लो, आगे बहुत समय मिलेगा भटकने के लिए, खूब भटकना। ये कोई समझाने वाला होना चाहिए। घर के बच्चे हों अगर भटक रहे हो तो उनको ये चीज़ें प्यार से समझाओ, मार से कुछ नहीं होता। प्यार से समझाओगे ना, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 21 ए में रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा संशोधन करके इसे जोड़ा गया था, किस नंबर का संशोधन था जिसको शिक्षा को जो इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि ये शुरू में नहीं था, बाद में से जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि पॉलिटी का चौथा क्वेश्चन। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? ऑप्शन से मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, सर्वोच्च न्यायालय में। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन क्या बताएं? यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। राज्य के निर्देशक तत्व में संविधान ने कहा बेटा राज्य आपको ये करना चाहिए, आपको राज्य के विकास के लिए, देश के राज्यों के लोगों के विकास के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तमाम चीज़ें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में बताई गई हैं। लेकिन ये राज्य करे या ना करे उसके ऊपर है, उसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन राज्य करेगा क्योंकि ये सब उसको निर्देश है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। नहीं करेगा तो कौन सा मुँह लेकर वोट मांगने जाएगा राज्य?
ये भी तो दिक्कत है, अगर योगी जी कोई काम नहीं करेंगे तो कौन सा मुंह लेकर वोट मांगने आएंगे। इसलिए राज्य मजबूरी में करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या निर्देश देता है। ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें। ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करें। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का गठन करें। और ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। मैं आशा करता हूं कि आज आप सारे क्वेश्चन ईमानदारी से किए होंगे और जो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताएंगे वो भी ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर सोच के बताइए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 40 में बोला गया था कि गाँव में ग्राम पंचायतों का गठन करें, क्योंकि भारत गाँव में बसता है, ठीक है। याद होगा आपको, ये तो बहुत डिटेल में बताया गया था आपको। ऑप्शन सी सही है। बताने को तो बहुत डिटेल पड़ा रहता है, लेकिन वीडियो फिर इतना लंबा हो जाएगा कि आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो छोटा वीडियो हो, आपके काम का हो, वही बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको ये बताना है कि आपने कितना सही किया। अब चलते चलते एक क्वेश्चन उसे देखिए, उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। देख लिए। और जितना समझाए शुरू में उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो आपके हित के लिए बताया गया था, ठीक है। समय की कीमत को समझिए। आपका समय बहुत कीमती है, अनमोल है, उसका एक एक सेकंड अनमोल है। बर्बाद मत करिएगा, सही यूज करिएगा, सही जगह पर बहुत सही समय पे पहुंचने की कोशिश करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।